अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने यकायक पलटकर देखा तो नूर हुसैन कुम्हार की सूरत दिखाई दी। मैं रुक गया और सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखने लगा। वो तेज़ कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गया। हाँ भाई नूर हुसैन, मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। खैरियत तो है ना? ये तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? वो जी, आपने कहा था ना कि इधर से फारिग होने के बाद आप मेरे पास आएंगे, वो सादगी से बोला। लेकिन आप तो वापस जा रहे हैं। नूर हुसैन कुम्हार से चाय बकुआ पर मेरी मुख्तसर सी बातचीत हुई थी। उसने बताया था कि अजनबी शख्स की लाश को देखकर उसके जहन में पहला ख्याल मूसा का आया था, लेकिन बाद में अपने इस ख्याल की तरतीब उसे करना पड़ी क्योंकि वो मूसा नहीं था। इस वक्त मैंने नूर हुसैन से कहा था कि अल्लाह रखा की तरफ से फारिग होने के बाद मैं इसके पास आऊँगा और तफसीली बातचीत करूँगा। नूर हुसैन भी मेरी इस बात का वही हवाला दे रहा था। हाँ नूर हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं आया तो क्या हुआ? आओ हम चलते फिरते बात कर लेते हैं। वो फरमाबरदारी से मेरे साथ चलने लगा। नूर हुसैन, ये बात तो तय हो गई कि वो अजनबी मकतूल अल्लाह रखा का बेटा मूसा नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो आखिर है कौन। मेरा मतलब है कि वो था कौन। कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, वो बेबसी से बोला। इस बदनसीब की शक्ल काफ़ी हद तक मूसा से मिलती जुलती है, इसीलिए मुझे धोखा हुआ था। इस अजनबी को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। मैंने बदस्तूर उसकी जानिब देखे बगैर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, जिससे यही जाहिर होता है कि कातिल को इस अजनबी से शदीद नोयत की नफरत थी और उसकी लाश अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंकने का मतलब यह है कि वह अल्लाह रखा को कोई संगीन पैगाम देना चाहता था। मेरा जहन ये कहता है कि कातिल जो कोई भी है वो दरअसल मूसा का दुश्मन है और मूसा के मुगालते ही में उसने इस बंदे को मौत के घाट उतारा है। जी, वो चलते चलते रुक गया। आप तो बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। बात की गहराई को बाद में भी नापा जा सकता है, मैंने नूर हुसैन की आंखों में देखते हुए कहा। फिलहाल ये बताओ कि इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपकी बात में बहुत वजन है थानेदार साहब, वो पुरसोच नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मूसा जो पिछले 4 साल से गायब है, अचानक कहाँ से नमूदार हो गया और उसका ऐसा कौन सा दुश्मन है जो बेदर्दी से उसे कत्ल भी कर सकता है? मूसा कहीं से नमूदार नहीं हुआ नूर हुसैन, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुमने शायद मेरी बात पर गौर नहीं किया। जान की बाजी हारने वाला मूसा नहीं, बल्कि इससे मिलती जुलती शक्ल का कोई बंदा है और इसे मूसा के शुबे में कत्ल किया गया है। नूर हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद बड़ी अक्लमंदी की बात की। इसका मतलब तो ये हुआ जनाब कि कातिल को कहीं से ये इत्तला मिली होगी कि पिछली रात मूसा अपने माँ बाप से मिलने कोर्ट फरमान आ रहा है, लेकिन किसी भी वजह से मूसा नहीं आया और ये बदबख्त कातिल के हत्थे चढ़ गया और इसने मूसा के मुगालते में इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैं तुमसे 100% इत्तेफाक करता हूँ नूर हुसैन, क्योंकि मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ, मैंने नहर की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछली रात अगर मूसा को कोर्ट फरमान आना था तो वो क्यों नहीं आया और उसकी जगह इससे मिलती जुलती शक्ल का ये अजनबी क्यों और कहाँ से टपक पड़ा? जी हाँ, ये सवालात तो हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और ये भी कि मूसा का ऐसा ख़तरनाक और जानी दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया और कौन हो सकता है? लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। जहाँ तक मैं मूसा को जानता हूँ वो तो बहुत सुलह पसंद और सफाई से रहने वाला इंसान था। उसका कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ थानेदार साहब, और मूसा मेरी आंखों के सामने पल बढ़कर जवान हुआ है। मैंने कभी इसे किसी के साथ उलझते हुए नहीं देखा। मूसा के माँ बाप का भी यही दावा है नूर हुसैन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन मैं इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये राज जानकर रहूँगा कि मूसा के खून का प्यासा कौन हो सकता है, और इस मकसद में कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। जी आप हुक्म करें, वो फरमाबरदारी से बोला। मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? ये तो तुम बता चुके हो कि मूसा से किसी की या किसी से मूसा की कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने पूछगछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जब मूसा अचानक गायब हुआ था,
तो इस वक्त ऐसा कौन सा वाकया पेश आया था जिसे इसकी गुमशुदगी के साथ जोड़ा जा सके? कोई नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐसा तो कोई खास वाकया पेश नहीं आया था, बस वो एक दिन अचानक गायब हो गया था, चुपचाप। फिर उसका कुछ पता नहीं चल सका। 4 साल के बाद आज पहली मर्तबा इतने जोरों शोर से उसका जिक्र हो रहा है। मूसा के किसी दुश्मन का सुराग न मिलने की सूरत में मैंने नूर हुसैन से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। क्या आज सुबह तुम मट्टी निकालने नहर की तरफ गए थे? जी गया था, उसने इस बात में जवाब दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कातिल ने इस अजनबी बंदे की लाश को रात के आखिरी पहर या फिर अलग सुबह लाकर अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंका होगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। क्या तुमने किसी शख्स को इधर आते हुए या जाते हुए देखा था? मेरा मतलब है कि जब आज सुबह तुम नहर से मट्टी निकालने गए थे तो तुमने गांव के अंदर या गांव से बाहर की फजा में कोई गैर मामूली बात नोट की थी? वो मेरे सवाल के मकसद तक पहुंच गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, जनाब, मैं जब अपने गधे के साथ मट्टी निकालने बड़ी नहर की तरफ जाता हूँ तो इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रखा होता है। आज सुबह नहर की जानिब जाते हुए या वापसी में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसे गैर मामूली कहा जा सके। मैंने नहर से मट्टी निकालकर अपने गधे पर ला दी और वापस घर आ गया। नूर हुसैन की वजाहत से ये लगता था कि इस अजनबी नामालूम शख्स की लाश को रात के अंधेरे में किसी वक्त लाकर अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंक दिया गया था और शवाहिद से मैं ये अंदाज़ा पहले ही लगा चुका था कि कत्ल की ये वारदात किसी और मकाम पर हुई थी। बाद अज़ां जब इस बदनसीब की लाश ठंडी हो गई और बदन से खारिज होने वाला लहू जम चुका तो इसे अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंक दिया गया। मगर क्यों? अल्लाह रखा का दरवाज़ा ही क्यों? इस क्यों का कोई वाज़ेह जवाब अभी तक सामने नहीं आ सका था। अगर मैं असल जाए वक़्वा तक, यानी जहां इस अजनबी को मौत के घाट उतारा गया था, वहां तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो बहुत से राजों से पर्दा उठ सकता था। हम बातें करते हुए नहर के किनारे किनारे पहुंच गए। यहाँ से मुझे कश्ती के जरिए नहर अबूर करना थी। कश्ती इस वक्त नहर के दूसरे किनारे से इसी तरफ आ रही थी। मैंने नूर हुसैन से कहा, अब तुम अपने घर जाओ और मैं थाने जा रहा हूँ। मैं कल फिर इधर का चक्कर लगाऊंगा, तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने नूर हुसैन को वापस भेज दिया और नहर के किनारे खड़े होकर कश्ती का इंतजार करने लगा। मज़कूरा नहर का पाट खासा चौड़ा था, इसीलिए इसे बड़ी नहर कहा जाता था। जो नहीं जानते थे वो इसे दरिया ही समझते थे। कश्ती वाले खादिम हुसैन ने 2 अफराद को नहर के किनारे उतारा तो मैं कश्ती पर सवार हो गया। खादिम हुसैन की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो एक दुबला पतला और दरमियाना कद का शख्स था। इसके हाथ पांव और चेहरे से जफाकशी झलकती थी। यूं महसूस होता था जैसे इसकी सारी जिंदगी मेहनत करते करते गुजरी है। सरकार, अगर आपका हुक्म हो तो कश्ती में चलाऊं? वो लजाजत भरे लहजे में बोला। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, नेकी और पूछ पूछ। कश्ती को रवां कर दिया और बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ पूछूं जनाब? मैंने फराग दिली से कहा कि हाँ हाँ पूछो खादिम हुसैन। उसने पूछा, सरकार, सुबह आप चंद लोगों के साथ उधर कोट फरमान गए थे और अभी आप अकेले हैं। हाँ, वो लोग इसी गांव के रहने वाले थे, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। 2 घंटे पहले आपके महकमे का एक संतरी किसी अजनबी की लाश लेकर फरीदाबाद की तरफ गया है। वो कुरेदने वाले अंदाज में बोला। क्या कोट फरमान में कत्ल की कोई वारदात हो गई है? मैंने चौंक कर खादिम हुसैन की आंखों में देखा। वहाँ मुझे दुनिया जहान के तजुर्बे के साथ साथ बहुत गहराई भी नजर आई। पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस हुआ कि खादिम हुसैन इस वाक़ये के बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानता ज़रूर है, ताहम अनजान बनकर मुझसे इस्तफसार कर रहा है। मैंने उल्टा उसी को घिसने का फैसला कर लिया। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है खादिम हुसैन, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। कोट फरमान में पिछली रात एक अजनबी शख्स को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरे अमले का आदमी इसी बदनसीब बंदे की लाश को लेकर फरीदाबाद की तरफ गया है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने इसे टटोलती हुई नज़र से देखा और सनसनाते हुए लहजे में इजाफा किया। उधर गांव में चंद लोगों की ज़बानी मुझे पता चला था कि वो अजनबी शख्स कल शाम में तुम्हारी कश्ती पर सवार होकर कोट फरमान पहुंचा था। मेरा ये सवाल अंधेरे में चलाया हुआ तीर हरगिज़ नहीं था। फरीदाबाद से कोट फरमान तक पहुंचने का वाहिद ज़रिया खादिम हुसैन की कश्ती ही थी। कल शाम में, सेपहर या दिन में या किसी भी वक्त
वो नामालूम शख्स इसी कश्ती में बैठकर कोर्ट फरमान पहुंचा होगा। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है थानेदार साहब, वो अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिन 2 बंदों को मैं आखिरी फेरे में कोर्ट फरमान पहुंचा रहा हूं, आज इनमें से एक की लाश वापस जाएगी। 2 बंदों को? मुझे करंट सा लगा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये जो आपका संतरी जिस बंदे की लाश लेकर फरीदाबाद गया हुआ है ना, मैंने इसे और एक दूसरे बंदे को कल शाम में कोर्ट फरमान पहुंचाया था। वो मेरा आखिरी फेरा था। मैंने थोड़ी देर पहले खादिम हुसैन के बारे में जो अंदाज़ा कायम किया था वो अब दुरुस्त साबित हो रहा था। यकीनन वो अजनबी मकतूल के हवाले से मालूमात रखता था। मैं अपने मखसूस अंदाज में इससे सवालात करने लगा। खादिम हुसैन, तुमने लगभग कितने बजे दोनों अफराद को कल कोर्ट फरमान पहुंचाया था? जी अल्लाह आपका भला करे, वो बताने लगा। दिन के कोई 5:30 और 6 के दरमियान का कोई वक्त था। मैं सुबह 9 बजे कश्ती निकालता हूँ और सूरज डूबने से पहले आखिरी फेरा लगाकर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर इधर फरीदाबाद ही में है। खादिम हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से इसे मुखातिब होते हुए कहा, जिन 2 बंदों को तुमने कल शाम को कोर्ट फरमान पहुंचाया था, इनके बारे में क्या जानते हो? जी, मैं समझा नहीं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने फौरन वजाहत कर दी। क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? अजनबी मकतूल की शनाख्ती सबसे बड़ा मसला बनी हुई थी, लिहाजा मेरी तान भी इसी पर आकर टूटती थी। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जनाब, मैं इन दोनों में से एक को किसी हद तक जानता हूँ। किसको? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। भोला को, उसने बताया। भोला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जिसकी लाश थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल सलीम के साथ सरकारी अस्पताल भिजवाई है? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। इस बंदे को तो मैंने कल पहली बार देखा था और दोबारा देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने अफसोसनाक अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया था। मैंने जल्दी से कहा, तो तुम उसके दूसरे साथी की बात कर रहे हो? जी, उसका असल नाम तो इसहाक है, खादिम हुसैन ने बताया, लेकिन वो भोले के नाम से मशहूर है। तो तुम इस इसहाक और भोला को किस हद तक जानते हो? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ठीक है, भोला ही के बारे में बता दो। ये भोला चाचा इस्माइल का बेटा है जी, वो वजाहत करते हुए बोला। फरीदाबाद के लारी अड्डे पर चाचा इस्माइल की चाय और सिगरेट वगैरह की दुकान है। भोला भी उधर दुकान पर ही नज़र आता है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर खादिम हुसैन से पूछा, क्या कल वो दोनों एक साथ ही तुम्हारी कश्ती पर सवार होकर कोर्ट फरमान पहुंचे थे या अलग अलग तुम्हारे पास आए थे? मैं आपकी बात समझ गया जी, वो मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो दोनों एक साथ ही बातें करते हुए मेरी कश्ती तक पहुंचे थे और मैं नहर उबूर करते हुए भी इनमें बातचीत होती रही थी। इसका यही मतलब था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि वो दोनों लंबी नहर के उस पार उतर गए थे या झूरा वापस आ गया था? दोनों ही उधर ही रह गए थे, खादिम हुसैन ने जवाब दिया। मैं खाली कश्ती लेकर वापस आया था और आज सुबह ही से तुम अपनी कश्ती पर नहर के फेरे लगा रहे हो? जी हाँ, सुबह 9 बजे से मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। क्या कोर्ट फरमान से फरीदाबाद की तरफ आते हुए किसी फेरे में आज तुमने भोले को भी बिठाया है अपनी कश्ती में? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। नहीं जनाब, मेरा ख्याल है कि भोला अभी तक उधर कोर्ट फरमान ही में है, वो बड़े वसूख से बोला। अगर वो वापस आता तो मेरी कश्ती में ज़रूर बैठता। मैं गहरी सोच में डूब गया। थानेदार साहब, खादिम हुसैन की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैंने ख्यालात से बाहर आते हुए कहा। जनाब, हम किनारे पर पहुंच गए हैं, खादिम हुसैन ने मोतबाना अंदाज में कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? जब इंसान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है तो उस पर नए नए दर पा होते रहते हैं। मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा कि तुम मुझे वापस कोर्ट फरमान ले चलो। चंद लम्हात तक तो वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर फरमाबरदारी से बोला, जैसी आपकी मर्जी थानेदार साहब। बात ख़त्म करते ही उसने कश्ती का रुख फेरा और वापसी का सफ़र शुरू हो गया। जब से खादिम हुसैन ने मुझे ये बताया था कि भोला इधर कोर्ट फरमान ही में रुक गया था और अभी तक वो वापस नहीं आया था, मेरे ज़हन में ख्यालात की उठक बैठक लगी हुई थी।
गुज़िश्ता शाम में अजनबी मकतूल भोले की मैयत में कोर्ट फरमान पहुंचता है। फिर इसी रात के इब्तिदाई हिस्से में अजनबी शख्स को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंक दिया जाता है और मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक इसहाक उर्फ भोला अभी तक कोर्ट फरमान के अंदर मौजूद है। तो फिर ये भोला यकीनन इस अजनबी की मौत के राज से वाकिफ़ होगा और भोला ही मुझे बता सकता था कि वो अजनबी कातिल आखिर था कौन। इस सवाल की रोशनी में मैंने फौरी तौर पर वापस कोर्ट फरमान जाने का फैसला किया था। कोर्ट फरमान एक छोटा सा गांव था, लगभग 100 घरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा देहात। भोले को इस गांव में तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक बार भोला मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर मैं इसकी ज़ुबान को हर राज उगलने पर मजबूर कर सकता था। इन्हीं सोचों में गुम कश्ती नहर के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने कश्ती में से बाहर निकलने के बाद खादिम हुसैन से कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम अपनी कश्ती के साथ इसी किनारे पर रहना। जी अच्छा, उसने गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा, जो आपका हुक्म। मैं तुम्हारे आखिरी फेरे के वक्त तलक वापस आ जाऊंगा, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। सूरज गुरूब होने से पहले तुम अपने घर पहुंच जाओगे। उसने कुछ नहीं कहा। मैं नहर के किनारे से कोर्ट फरमान की जानिब बढ़ने लगा। इस बार मेरे कदमों में एक ख़ास नौइयत की तेज़ रफ्तारी पाई जाती थी, जो सनसनीखेज़ और पुरतजस्सुस भी थी। अब दोपहर हो चुकी थी, फ़ज़ा की खुनकी भी चुपचाप कहीं गायब हो गई थी। अगरचे सूरज आसमान पर मौजूद था, लेकिन इसकी धूप में हिद्दत या तपिश बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। थोड़ी ही देर में कोर्ट फरमान के अंदर में मौजूद था। आज सुबह इस अजनबी शख्स की पुरअसरार मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी। लोग काम में कम और चहमगइयों में ज़्यादा मसरूफ़ थे। खेतों के अंदर भी वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही थी, जो नॉर्मल हालात में देखने को मिलती है। मैं अल्लाह रखा के घर पहुंचा और ये ऐलान कर दिया कि हर घर का एक एक आदमी वहां जमा हो जाए। थोड़ी ही देर में मेरे इर्द गिर्द एक मजमा सा लग गया। मैंने इस जमे गफीर पर एक तायराना निगाह डाली और बाआवाज़ बुलंद सवाल किया, तुम में से कौन कौन फरीदाबाद आता जाता रहता है? ये सवाल अगरचे बादियों नज़र में गैर अहम और फजूल लगता था, लेकिन इसके पेश नज़र मेरे कुछ और मकासद थे, जो अगले सवालात में खुलकर सामने आने वाले थे। कोर्ट फरमान में रहने वालों में से शायद ही कोई ऐसा हो जो फरीदाबाद ना आता जाता हो, क्योंकि इन लोगों की हर ज़रूरत फरीदाबाद के से ताल्लुक़ रखती थी। सब ने असबात में जवाब दिया, यानी इन सब का फरीदाबाद आना जाना लगा रहता था। मैंने एक बार फिर इसी अंदाज में पूछा, फरीदाबाद के लारी अड्डे पर चाचा इस्माइल नामी एक बंदे की सिगरेट और चाय की छोटी सी दुकान है। आप में से जो लोग चाचा इस्माइल को जानते हैं वो एक तरफ हो जाएं। लगभग 20 अफराद मजमे में से अलग हो गए। सबके चेहरों पर अपनी अपनी सोच की नुमाइंदगी करने वाले सवालात चमक रहे थे। मेरे अंदाज ने उन्हें अजीब सी उलझन में डाल दिया था। एक तो आज सुबह से नामालूम शख्स की लाश ने गांव की सीधी सादी ज़िंदगी में खासी अफरा तफरी मचा रखी थी, और फिर ऊपर से मैं जिस अंदाज में तफ्तीश कर रहा था वो इनकी उलझन में इजाफे का बाइस था। जो 20 अफराद अलग हुए थे, इनमें से एक अधेड़ उम्र शख्स ने मुझसे सवाल किया, थानेदार साहब, इधर फरीदाबाद में सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो होती तो फिर इस पूछगछ की ज़रूरत क्या थी? ना, मेरा मतलब है, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, इस्माइल तो ठीक है ना? मैंने घूरकर इस अधेड़ उम्र शख्स को देखा और पूछा, चाचा तुम कौन हो और तुम्हें इस्माइल के बारे में इतनी तशवीश क्यों हो रही है? मैं इस्माइल का बड़ा भाई हूँ जी, इब्राहिम, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। एक भाई को दूसरे भाई की फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी जनाब? ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, फिर तो तुम अपने भतीजे भोला को भी जानते होगे। आप भी कमाल करते हैं सरकार, वो अजीब से लहजे में बोला। इस्माइल मेरा अकलौता भाई है और भोला उसकी अकलौती औलाद है। मैं भला अपने अकलौते छोटे भाई की अकलौती औलाद को कैसे नहीं जानता हूँगा? इब्राहिम की शक्ल में मुझे एक काम का बंदा मिल गया था। इस दौरान में अल्लाह रखा ने एक दरख्त के नीचे मेरे लिए चारपाई बिछा दी थी। मैं इब्राहिम को लेकर इस चारपाई की जानिब बढ़ गया। वहाँ जमा हो जाने वाले लोगों को मैंने वापस अपने घरों को जाने के लिए कह दिया था। मैं चारपाई पर आकर बैठा ही था कि इब्राहिम ने एक बार फिर पूछा, थानेदार साहब, ये तो बता दें कि इस्माइल, आमना और भोला तो ठीक ठाक है ना? आमना गालिबन इस्माइल की बीवी और भोले की माँ का नाम था।
बाद अज़ां इब्राहिम से इस्तफसार पर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इब्राहिम, मैंने भोले के ताया की आंखों में आंखें डालकर कहा, वहाँ तो सब खैरियत है, लेकिन इधर कोर्ट फरमान में तुम भी देख रहे हो, आज सुबह से कैसी अफरा तफरी मची हुई है। अजनबी शख्स की लाश ने गांव के हर शख्स का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने भी सुबह से बंदे की लाश को देखा था। किसी ने बड़ी बेदर्दी से इस बदनसीब को मौत के घाट उतारा है। लेकिन वो बोलते बोलते थमा और एक गहरी सांस ली, फिर उलझन ज़दा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस अजनबी शख्स के कत्ल से मेरे छोटे भाई का क्या ताल्लुक है? आप इस्माइल के बारे में क्यों पूछगछ करते फिर रहे हैं? बहुत गहरा ताल्लुक है चाचा, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मुझे पता चला है कि इस वारदात में तुम्हारे भतीजे भोले का हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? इसकी हैरत सातवें आसमान को छूने लगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरे लहजे में सख्ती उतर आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। भोला कल शाम में इस अजनबी शख्स के साथ फरीदाबाद से कोर्ट फरमान पहुंचा था। खादिम हुसैन कश्ती वाला इस अमर का गवाह है। उसने कल शाम आखिरी फेरे में इन दोनों को फरीदाबाद से कोर्ट फरमान पहुंचाया था। मेरा मतलब है कि अपनी कश्ती में बिठाकर बड़ी नहर अबूर कराई थी। खादिम हुसैन उस वक्त नहर के किनारे खड़ा मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। भोला अगर यहाँ आया था तो मुझे खबर क्यों नहीं है? इब्राहिम की उलझन हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे मिले बगैर वापस कैसे चला गया? भोला वापस नहीं गया। उस इब्राहिम, मेरे अटल लहजे ने इब्राहिम को उलझन में डाल दिया। वापस नहीं गया तो फिर कहाँ है? तुम जानते हो, कोर्ट फरमान से फरीदाबाद जाने का वाहिद जरिया ये बड़ी नहर ही है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और इस नहर के इस पार या उस पार आने जाने के लिए लोग खादिम हुसैन की कश्ती इस्तेमाल करते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। खादिम हुसैन का दावा है कि कल शाम में आखिरी फेरा लगाते हुए उसने भोला और इस अजनबी शख्स को कोर्ट पहुंचाया था, और आज का पूरा दिन भोला वापसी के लिए इसकी कश्ती में नहीं बैठा। इसका क्या मतलब हुआ? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि भोला अभी तक कोर्ट फरमान के अंदर मौजूद है। लेकिन वो है कहाँ? इस सवाल का जवाब तो तुम दोगे इब्राहिम। मैं? वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला। हाँ इब्राहिम, तुम, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। भोला तुम्हारा भतीजा है और भतीजा भी इकलौता। कोर्ट फरमान में तुम उसके वाहिद रिश्तेदार हो। वो जब भी यहाँ आता होगा तो यकीनन तुम्हारे पास ही आता होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो बेबसी से मेरी जानिब देखते हुए बोला। जाहिर है वो मुझसे मिलने यहाँ आया करता है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, वो कल कोर्ट फरमान नहीं आया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? नहीं जी, मैंने ऐसा कब कहा है? अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो फिर तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि कल शाम में भोला इस अजनबी मकतूल के साथ कोर्ट फरमान आया था और अभी तक इधर ही कहीं छुपा बैठा है। जनाब, आपकी बातें बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। वो तकरीबन रुहा सा हो गया। पहली बात तो ये कि अगर वो कोर्ट फरमान आया था तो मुझसे मिला क्यों नहीं? दूसरे, वो अगर अभी तक गांव में मौजूद है तो फिर कहाँ छुपा बैठा है? वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। इस बात पर मैं यकीन करने को तैयार नहीं कि भोला किसी कत्ल की वारदात में मुलविस हो सकता है। देखो इब्राहिम, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने भोले को कत्ल की वारदात करते हुए देखा है या ये कि मेरे पास इस खूनी वाक़ये का कोई चश्मदीद गवाह है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल शाम भोला इस बदनसीब मकतूल के साथ कोर्ट फरमान के अंदर दाखिल हुआ था। खादिम हुसैन के मुताबिक वो दोनों दोस्तों की तरह घुल मिल कर बातें कर रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि मकतूल भोले के लिए कतई अजनबी नहीं था। बिलफर्ज मुहाल भोले ने अगर इस शख्स को मौत के घाट नहीं भी उतारा तो वो इतना ज़रूर जानता होगा कि पिछली रात इस बदनसीब के साथ क्या वाक़या पेश आया था और इसकी लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने फेंकने का क्या राज था। आपकी बात को मैं किसी हद तक समझने लगा हूँ, वो गंभीर अंदाज में बोला, लेकिन
उलझन ये है कि कोर्ट फरमान आने के बाद भोला मुझसे क्यों नहीं मिला, और आपके मुताबिक अगर वो कहीं छुपा बैठा है तो कहाँ? इब्राहिम, मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। थानेदार तुम हो या मैं? वो बौखला गया और जल्दी से बोला, जी थानेदार तो आप ही हैं। बस तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने बदस्तूर तल्ख आवाज में कहा। ये सवाल पूछना मेरा हक है कि तुम्हारा भतीजा इस वक्त कोर्ट फरमान में कहाँ छुपा बैठा है। तुम सिर्फ जवाब दो। जनाब, अगर मुझे भोले के बारे में कुछ पता होता तो आपको जरूर बताता, वो आजिज़ी से बोला। आप मेरी बात का यकीन करेंगे सरकार, ये कत्ल का मामला है इब्राहिम, मैंने इसे टटोलने वाले अंदाज में देखते हुए कहा। और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। शक? वो थूक निकलते हुए बोला। तो क्या आप मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं थानेदार साहब? तफ्तीशी मामलात में एक दयानतदार पुलिस वाले को बाज़ औक़ात अपने बाप पर भी शक करना पड़ता है इब्राहिम, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस सिलसिले में हम अपनी ज़ात को भी माफ़ नहीं करते। मैंने ज़रा देर को रुक कर एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए मजीद कहा, मुझे जिस भोले की तलाश है वो रिश्ते में तुम्हारा अकलौता सगा भतीजा है। इस गांव में इसका और कोई रिश्तेदार या दोस्त मौजूद नहीं जिसके पास वो तुम्हें नज़रअंदाज करके ठहर जाता। इस अमर में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि कल शाम को भोला अजनबी मकतूल के हमरा कोर्ट फरमान आया था। मैं भोले की तलाश के सिलसिले में तुम पर शक नहीं करूं तो फिर किस पर करूं? जनाब, मैं अपनी बातों से तो आपको यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। अब एक ही तरीका बाकी रह जाता है कि आप अपने शक को रफ़े करने के लिए मेरे घर की तलाशी ले लें। तलाशी तो मैं तुम्हारे घर की ले ही लूँगा इब्राहिम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खासे मजबूत लहजे में कहा। लेकिन ये सोच लेना कि बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी मरहले पर दरोगोई से काम लिया है तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे।